नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 7वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है अंधविश्वास और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 7वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 7। नाम अंधविश्वास। जैसे एक समस्या से पीछा छूटते ही दूसरे समस्या सामने आ जाती है, ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। निशा के बाद अब मुझे उसकी बहन और मेरी पत्नी ईशा की चिंता सताने लग गई थी। मैं चिंतित इस वजह से था कि कहीं निशा ईशा को यह ना बता दे कि उसे मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में पता लग गया है, क्योंकि ईशा इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करेगी। खैर, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मैं गाड़ी चलाने लग गया। रास्ते में मैंने ईशा से बात करने के लहजे से कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि कोई बात है, बोलो क्या बात है? मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, फिर बार बार पूछ कर दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? ईशा ने गुस्से से कहा। यह पहली बार था जब ईशा ने मुझसे गुस्से से बात की थी। तुम्हें मेरी कसम है, बोलो नहीं तो। नहीं तो क्या? वरना मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, मत करो। बताओ ना यार, क्या बात है? तुम ऐसे नहीं मानोगे। ईशा आप से सीधा तुम पर आ गई थी। लगता है बात जरा ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ देर तक मैं चुप रहा और ईशा की बात का इंतजार करने लगा। निशा को तुम्हारी हकलाहट की समस्या के बारे में पता चल गया है। यह बात सुनकर मैं खामोश हो गया और हैरानी से ईशा की ओर देखने लग गया। आज वापस आते समय निशा ने मुझसे बात की। दीदी, आपसे एक बात करनी है, निशा ने कहा। बोलो निशा, क्या बात करनी है? दीदी, मुझे जीजा जी के बारे कुछ कहना है। क्या? दीदी, आज सुबह जब हम सभी बैठकर चाय पी रहे थे तो मैं और जीजा आपस में बातें करने लगे। बातें करते समय मुझे लगा जैसे जीजा जी रुक रुक कर बात कर रहे हैं। वह बार बार बात को भूल जाते और फिर कुछ देर के बाद बात का जवाब देते। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीजा जी हकलाते हैं। क्या आपको भी लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह जो साफ साफ बोलते हैं। नहीं, वह सुबह मेरे साथ हकला कर बात कर रहे थे। मैंने उनसे उनके हॉस्टल का नाम पूछा तो वह नाम बोलते समय हकलाने लग गए। हाँ, वह हकलाते हैं, लेकिन कभी कभी जब भी वह घबरा जाते हैं, तो घबराहट में हकलाने लग जाते हैं। इसके बाद निशा ने जो आपकी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाया है, यह तो पूछो ही मत। यही नहीं, आपके साथ साथ उसने मेरा भी बहुत मजाक बनाया, ईशा ने मुझसे कहा। तो इसमें यूं नाराज होने वाली क्या बात है? मुझे तो आदत है, मेरा मजाक तो बचपन से बनता आ रहा है, मुझे बुरा नहीं लगा। आपको आदत है, लेकिन मुझे आदत नहीं है। आपका बचपन से मजाक बनता आया होगा, लेकिन मेरा मजाक बनाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आज पहली बार आपकी वजह से मेरा मजाक बना है। आपको आपके आत्मसम्मान की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे अपने आत्मसम्मान की परवाह है। लेकिन तुमने उसे यह बताना चाहिए था कि मुझे यह समस्या कभी कभी ही होती है। तो आपको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा था, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करके अपनी ही बात पर अड़ी रही। लेकिन इसमें इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? छोटी सी तो बात है। मैं खुद निशा से बात करूंगा और उसे समझा दूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है वह बहुत समझदार है और मेरी समस्या को समझ लेगी। आपके लिए यह छोटी सी बात होगी, लेकिन निशा के लिए नहीं है। निशा को पता चलने का मतलब है कि हमारे सारे परिवार को पता चल जाना। अभी तक तो हमारे सारे परिवार और दूर
दूर तक के रिश्तेदारों को यह सब पता चल चुका होगा। बाकी रही निशा से बात करने की बात, तो तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। वह क्यों? क्योंकि पहली बात, वह कोई समझदार वगैरह नहीं है, वह बावली है। वह आपकी कोई बात नहीं समझेगी। इसके उलट वह आपके सामने ही आपका मजाक बनाएगी, जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। दूसरी बात, तुमसे बात नहीं होगी। तुम निशा से बात करते समय फिर से हकलाने लग जाओगे, जिसका वह फिर से मजाक बनाने लग जाएगी। ईशा मुझसे निशा के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान निशा की बात पर नहीं था। मेरा ध्यान इस बात पर था कि ईशा अपनी बातों में कभी मुझे आप कहकर संबोधित कर रही थी, तो कभी मुझे तुम कहकर संबोधित कर रही थी। मेरा आत्मसम्मान किसी के सामने तो पता नहीं, लेकिन ईशा के सामने खोया हुआ महसूस हो रहा था, जिस वजह से मैं काफी निराश हो गया था। शादी के बाद मुझे लगा था कि मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब वो समय था जब मुझे यह एहसास हो गया था कि अच्छे दिन मेरी किस्मत में नहीं है। मैं एक काबिल वकील जरूर था, लेकिन मेरी काबिलियत मेरी हकलाहट की समस्या के नीचे कहीं दब गई थी। मेरी हकलाहट की समस्या अब मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी असर कर रही थी। निशा को मेरी हकलाहट की समस्या के बारे में पता चलने के बाद मुझे मेरी इज्जत मेरे ससुराल में भी कम होती महसूस हो रही थी। मेरे सास ससुर मुझसे पहले के जैसे बात नहीं कर रहे थे। जब मैं उनसे बात करते समय कहीं हकलाने लग जाता तो वह मुझसे नजरें चुराकर मुस्कुराने लग जाते। कई बार तो वह मेरे सामने किसी ना किसी बहाने से हंस पड़ते। भले ही वह मेरे सामने यह जाहिर नहीं होने देते थे, लेकिन मुझे उनकी हंसी और मुस्कुराहट की वजह का पता होता था। यह समय मेरे लिए सबसे मुश्किल समय होता था, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को बेबस महसूस करता था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से ईशा के स्वभाव में भी काफी बदलाव आ गया था। वह बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगती थी, और तो और मुझे उसकी नजरों में अपनी इज्जत कम होती नजर आ रही थी। वह अब मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करती थी जैसा कि पहले करती थी। उसने मेरे साथ बाहर कहीं जाना कम कर दिया था। यही नहीं, अगर उसे अपने मायके में भी जाना होता तो वह वहां भी अकेली ही जाती। उसने मुझे वहां जाने से साफ मना कर दिया था। ईशा के इस बर्ताव की वजह से मैं काफी निराश था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से मैं उसे समझा भी नहीं पा रहा था। एक और जहां ईशा की वजह से मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर इस चिंता की वजह से मेरी हकलाहट की समस्या भी बढ़ती जा रही थी। और समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरी हकलाहट की समस्या बढ़ती, वैसे वैसे ईशा का स्वभाव में और भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी पहले जैसे नरक के समान हो गई थी। इन सब परेशानियों को बीच अगर कहीं राहत की बात थी, तो वह ईशा की माँ यानी मेरी सास शकुंतला देवी थी। मेरी सास, जिनको मैं माताजी कहकर बुलाता था, वह मेरा पक्ष लेती थी। जब भी कभी मैं अपने ससुराल में अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से मजाक का पात्र बनता, तो माताजी सभी को डांट कर मेरा साथ देती। माताजी में मुझे अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। एक दिन माताजी ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, हेलो रवि बेटा, कहाँ हो तुम? जी मैं कोर्ट में हूँ। बेटी, अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ माताजी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं बेटा, बात कुछ महत्वपूर्ण थी, इसलिए पहले मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए कि कहीं तुम किसी काम में व्यस्त तो नहीं हो। नहीं माताजी, आप बोलिए। मैं कोर्ट की कैंटीन में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था, उसको आने में कुछ समय है। आप बेफिक्र होकर अपनी बात करें। बेटा, मुझे तुम्हारी इस अटक अटक कर बोलने वाली समस्या के बारे में कुछ बात करनी है। जी बोलिए, मैंने डर और हैरानी की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। बेटा, मेरी एक दूर की बहन है, उससे मैंने तुम्हारी इस समस्या के बारे में बात की थी। उसने कहा कि उनके गांव के पास एक बाबा जी का धार्मिक स्थान है, वहां पर मन्नत मांगने से हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती हूँ।
माताजी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप जब चाहो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं निर्मला से इस बारे में पूरी जानकारी ले लेती हूँ। निर्मला कौन? बेटा, मैंने बताया ना कि मेरी दूर की बहन जिसने उस बाबा जी के धार्मिक स्थान के बारे में बताया था, उसका नाम निर्मला है। मैं अभी उसको फोन करके सारी जानकारी ले लेती हूँ। फिर जब वो कहेगी तभी हम वहां चल पड़ेंगे। ठीक है माताजी। अभी उनका फोन बंद किए कुछ ही समय बीता था कि तभी उनका दोबारा फोन आ गया और फोन पर उन्होंने मुझसे मिलने के कहा। मैंने शाम को उनके पास आने के लिए कह दिया। शाम को जब मैं ईशा के साथ उनके पास चला गया, वहां उन्होंने एकांत में बैठाकर मुझसे कहा, बेटा मैंने निर्मला को फोन किया था। ठीक है माताजी। तो क्या बोलते वो? बेटा, उन्होंने जो कुछ करने के लिए कहा है वह कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन वह इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर तुमने उनके कहे अनुसार वह सब कर लिया तो तुम्हारी यह हकलाहट की समस्या तो क्या हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है माताजी, अगर मेरी यह समस्या ठीक हो सकती है तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं कि करना क्या है। बेटा, निर्मला के अनुसार उनके गांव के पास जो धार्मिक जगह है वहां साल में एक बार मेला लगता है। उस मेले में जाकर कोई भी मन्नत मांगो तो वह जरूर पूरी हो जाती है। तो उसमें मुश्किल काम क्या है? जब भी वहां मेला लगेगा हमें बता देना, हम जा आएंगे। लेकिन बेटा, वहां पर तुम्हें एक बकरे के साथ जाना होगा और वहां उस बकरे की बलि देकर उसकी जीभ वहां उस बाबा के दरबार में चढ़ानी होगी और इसके साथ वहां का प्रसाद ग्रहण करना होगा। बकरे की बलि? यह कैसी बात कर हो माताजी? हाँ बेटा, निर्मला ने ऐसा ही कहा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं निर्मला को बकरे के लिए बोल दूं। अभी इतनी जल्दी? क्या मेला लगने का समय आ गया है? वह समय भी नजदीक ही है, लेकिन हमें बकरे को पहले खरीदना होगा। वह क्यों? क्योंकि उसे पहले खरीद कर उसकी परवरिश करनी होगी। लेकिन माताजी, बकरे को हम पहले खरीद कर उसकी परवरिश यहाँ कहाँ करेंगे? नहीं, हमें अपने पास उस बकरे को नहीं रखना, हमें सिर्फ उसके पैसे निर्मला को भेजने हैं। वह बकरे को खरीद कर अपने पास अपने गांव में रखकर उसकी परवरिश वगैरह करेगी। जब मेले का समय आएगा तब हम उस बकरे को लेकर वहां चले जाएंगे। मुझे माताजी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह इतने विश्वास से यह सब कह रही थी कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने बलि के लिए बकरा खरीदने के लिए उन्हें पैसे दे दिए। कुछ दिनों के बाद वह समय भी आ गया, यानी निर्मला मौसी के गांव में वह मेला लग गया था। हम सभी यानी मैं और मेरे ससुराल के सभी सदस्य उस मेले में जाने के लिए तैयार थे। समय की कमी के चलते हमने निर्मला मौसी को बकरे के साथ मेले में ही मिलने के लिए बोल दिया था, जिस काम के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था या जिस काम को मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज वो काम मैं अपने हाथों से करने जा रहा था। वैसे तो मैं जीव हत्या के खिलाफ था, मैं मन से उस बकरे की बलि नहीं देना चाहता था, लेकिन अपनी हकलाहट की समस्या के हल के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार था। खैर, हम सभी तयशुदा समय पर उस मेले में पहुंच गए थे। वहां मेले का नजारा देखने लायक था। ऐसा मेला मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। वह धार्मिक जगह कम और एक मनोरंजक पार्क ज्यादा लग रहा था। बच्चों के लिए जहां एक तरफ झूले लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बड़ों के लिए खरीदारी के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लगी हुई थी। कुछ समय के बाद ईशा की मौसी यानी निर्मला जी ने हमें आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। हम सभी उनके पास आ गए। उनके साथ उनका परिवार भी था जिन्हें मैं पहली बार मिल रहा था। माता जी ने मेरा परिचय उन सभी से करवाया। परिचय वगैरह करवाने के बाद उन्होंने मौसी से कहा, निर्मला बहन वो बकरा कहाँ है? बहन जी, वो वहां दूसरी जगह पर बांध कर रखा है। दूसरी जगह? वह कहाँ है? जी, वो उस मंदिर के दूसरी तरफ है। और बलि वगैरह कब देनी है? बहन जी, आप इस बात की चिंता मत करो, मैंने मंदिर में बकरा जमा करवा दिया है और उनसे टोकन भी ले लिया है। जब हमारा नंबर आएगा तब हमें बुला लिया जाएगा।
फिर हम जाकर बलि वगैरह का काम निपटा देंगे। ठीक है, चलो इतने समय में बच्चे यहाँ मेला घूम लेते हैं। इसके बाद मैं उन सब के साथ वह मेला घूमने लग गया, लेकिन मेरे मन एक सवाल था जिससे मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था कि क्या मुझे अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किसी निर्दोष जानवर को मारना या बलि देना उचित है? क्या किसी को जान से मारने के पश्चात मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा? चलो मान लिया कि जैसे वह सभी कह रहे हैं कि इससे यानी उस बकरे की बलि देने से मेरी हकलाहट की समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उस बेचारे निर्दोष बदले की जान तो चली गई ना। लेकिन अब यह सब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता था। कुछ समय के बाद निर्मला मौसी के लड़के ने हमें इशारा करके बलि वाली जगह पर आने के लिए कहा। हम सभी तुरंत से वहां पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर मैं डर गया था, क्योंकि वहां पर एक ओर सैकड़ों की संख्या में बकरे बंधे हुए थे तो दूसरी ओर बलि ले चुके बकरे यानी मरे हुए बकरों का ढेर लगा हुआ था। एक तरफ खनन का तालाब बना हुआ था तो दूसरी ओर बकरों के कटे हुए सिरों के ढेर लगे हुए थे। बकरों की बलि बहुत ही निर्मम तरीके से ली जा रही थी, यानी उनको बहुत ही भयानक तरीके से मारा जा रहा था, जिनको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। अधमरे बकरों की चीखों को अनसुना करने के लिए वहां जोर जोर से ढोल बजाए जा रहे थे। यह देखकर मेरा दिल दहल गया और मैं खामोश सा हो गया। मैं अब चाह कर भी इस बलि को नहीं रोक सकता था। कुछ देर सके बाद हमारा नंबर भी आ गया। निर्मला मौसी ने मेरे द्वारा लाए हुए बकरे को आगे किया और वहां खड़े उस जल्लादनुमा आदमी को सौंप दिया। उस आदमी ने हमारे द्वारा दिए गए बकरे को अपनी बाहों में कस कर पकड़ा और अपने दांतों से उसकी खाल को खींचने लगा। बकरा अभी भी जिंदा था और उस आदमी ने कुछ ही समय में उसकी काफी खाल अपने दांतों से खींचकर उतार दी थी। बकरा दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चिल्लाहट वहां के ढोल के शोर के नीचे दब रही थी। कुछ ही समय में वहां खड़े दूसरे आदमी ने उसकी जीभ को एक लोहे की हुक की सहायता से पकड़कर बाहर निकाला और झट से काटकर हमें दे दी। मेरे लिए यह मेरे जीवन की सबसे हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि इस सब के दौरान वह बकरा अभी जिंदा था। फिर उस दूसरे आदमी ने वह बकरा जो कि अधमरे जैसी हालत में था उसे उठाकर वहां पड़े बाकी के अधमरे बकरों के बीच उठाकर पटक दिया। खैर निर्मला मौसी के पास वो जीप थी जिसे हमने वहां के बाबा के आगे चढ़ानी थी। हमें सभी वह जीप को लेकर बाबा की ओर बढ़ गए। कुछ समय के इंतजार के बाद हमारा नंबर आ गया और हमने वह जीप बाबा जी के आगे रखकर माथा टेक दिया। बस अब यहाँ कुछ करना अभी बाकी है, मैंने माता जी से धीरे से पूछा। पता नहीं, मैं अभी निर्मला से पूछती हूँ। निर्मला, अब सब कुछ हो गया ना कि अभी कुछ बाकी है? बहन जी, सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया है, बस हम लंगर खाकर वापस घर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो जरा जल्दी करो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। इसके बाद हम सभी लंगर वाली जगह की ओर बढ़ने लगे। लंगर एक बहुत बड़े पंडाल में आयोजित किया गया था, जहां लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा बैठकर लंगर खाने के लिए लाइन लगाकर जमीन पर बैठी हुई थी। हम भी वहां एक साफ सी जगह देखकर लंगर खाने के लिए बैठ गए। लंगर शब्द से मेरे ज़हन में दाल चपाती जैसा शाकाहारी खाना था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच से अलग था। वहां पर उसी बकरों की सब्जी बनाकर परोसी जा रही थी जिनकी लोग बलि दे रहे थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया और वहां से जाने के बारे में सोचने लगा। कुछ समय के बाद वह लोग जो कि वह सब्जी वगैरह वितरित कर रहे थे हमारी ओर बढ़ने लगे। मैंने माता जी से कहा, माता जी मुझे कुछ काम है, मैंने जाना है। कहाँ जा रहे हो बेटा, क्या काम है कुछ काम? बेटा जी, लंगर खाने बैठे हो तो बीच में उठा नहीं करते, पाप लगता है और फिर जो मन्नत तुमने मांगी थी वह पूरी नहीं होती। इसलिए बेटा जी आराम से यहाँ हमारे साथ बैठो और लंगर को खाकर ही कहीं जाओ। मेरी ओर देखकर निर्मला मौसी ने कहा। मैं अब बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे ना चाहते हुए भी उस लंगर यानी बकरे की सब्जी को खाना था।
हालांकि मैं मांसाहारी व्यंजन खा लेता था, लेकिन जिल बकरे को मैंने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा हो, उसे खाने की मेरी हिम्मत नहीं होना रही थी। लेकिन मैं अब खाने से मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कहीं मैंने मना कर दिया तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, जो कि मैंने अपनी हकलाहट की समस्या को ठीक करने के लिए किया, उसे अधूरा माना जाता। और अगर मेरी हकलाहट की समस्या ठीक नहीं होती तो इसका कसूरवार मुझे ही माना जाता। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी लंगर को खाने लगा। मेरे लिए हैरानी वाली बात यह थी कि मेरे ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों ने उस लंगर को खाया था, चूंकि उन्होंने एक बाबा जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, जिस वजह से वह सभी मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन सभी ने उस लंगर यानी उस बकरे की सब्जी को खाया था, और यह सब उन्होंने मेरे लिए, या यूं कह ले कि मेरी मन्नत पूरी करने के लिए किया था। कुछ समय वहां घूमने के बाद मैंने निर्मला मौसी से कहा, मौसी अब तो आप खुश है ना? जैसा आप चाहती थी हमने वैसा ही किया, अब तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी ना? हाँ बेटा, बाबा जी ने चाहा तो तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। अब तो हम जा सकते हैं ना, कि अभी भी कुछ काम रह गया है? बस बेटा, एक आखिरी काम बचा है। वह क्या? वो बेटा, बाबा जी की समाधि के पास जाकर हमें मदिरा प्रसाद लेना है, और वहां जाते समय एक मन्नत मांगनी है। तुम्हें वहां कहना है कि बाबा जी मेरी मनोकामना को पूरा कर दो, और जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार मदिरा आपके यहाँ चढ़ावे के रूप में भेंट करूंगा। मदिरा? अब यह क्या है मौसी जी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मदिरा यानी शराब, जिन्हें तुम लोग बड़े शौक ये पीते हो। मौसी जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं शराब वगैरह नहीं पीता। चलो नहीं पीते तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तुम्हें ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत पीनी पड़ेगी। यह कहकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। उन सबको इसके बारे में शायद पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने मदिरा प्रसाद पर हैरानी नहीं जताई। हम बाबा जी की समाधि यानी मदिरा प्रसाद वाली जगह की ओर चल पड़े। वहां का नजारा तो बिल्कुल मेरी सोच से अलग था। वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसके दरवाजे को बंद कर रखा था। वह बाबा जी की समाधि थी। दरवाजे बंद होने का पूछने पर पता चला कि यहाँ के दरवाजे सिर्फ कुछ दिनों पर खुलते हैं। बाकी आम दिनों और खासकर मेले वाले दिन को इन दरवाजों को बंद रखा जाता है। कमरे के कुछ दूर एक छोटा सा पंडाल लगाया हुआ था। उस पंडाल में एक पानी की टंकी बनाई हुई थी। उसके बाहर लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी के हाथ में शराब की बोतलें थी। पानी की टंकी असल में शराब की टंकी थी, जिसमें वह लोग लाइन लगाकर अपने द्वारा लाई गई शराब को उड़ेल रहे थे, या यूं कह लो कि चढ़ावा चढ़ा रहे थे। उस टंकी के दूसरी ओर प्रसाद लेने वाले लोगों की लाइन लगी थी। वहां खड़ा आदमी, जो बाबा जी की समाधि का सेवक कहलाता था, अपने हाथों से लोगों को शराब का प्रसाद बांट रहा था, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से ले रहे थे। हम भी बाकी लोगों की तरह लाइन में लग गए और शराब का सेवन करने लग गए। माफ करना, मदिरा प्रसाद ग्रहण करने लग गए। हम वापस आ गए थे। वापसी में मैं अपने साथ उस मेले की यादों के साथ साथ कई प्रकार के सवाल भी अपने साथ ले आया था, जैसे कि हमारे समाज में चाहे कैसी भी सामाजिक कुरीतियां हो, अगर उन पर धार्मिकता का ठप्पा लगा दो तो कोई भी इन कुरीतियों पर सवाल नहीं उठाता। उदाहरण के तौर पर वो मदिरा प्रसाद वाली कुरीति को अगर हम बिना धार्मिक ठप्पे के साथ करना चाहे तो क्या हमारा समाज इसे होने देगा? अगर आसान शब्दों में कहें तो क्या यह समाज हमें यूं सार्वजनिक जगह पर शराब परोसने या बांटने की इजाजत देगा, या फिर किसी निर्दोष जानवर को सरेआम मारने देगा, वह भी यूं तड़पा तड़पा कर? खैर, इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सवाल तो बहुत है, लेकिन सामाजिक डर की वजह से मैं ज्यादा नहीं कर सकता। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।